खास मुलाकात, और खास मुलाकात में एक बार पुनः फिर अम्बेडकर नवा पर इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। चर्चा का विषय जाहिर है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश है और कई घटनाएं एक साथ घट रही हैं। चंद्रशेखर आजाद सपा के गठबंधन में नहीं है, आज अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई है। अखिलेश यादव उधर पेंशन योजना की घोषणा कर रहे हैं। फिर बिजली बांट रहे हैं, नाम लिखाओ बिजली पाओ, तमाम फिर अन्न संकल्प कर रहे हैं। क्या है इन तमाम घटनाओं के मायने, उनकी बारीकियां, और बीजेपी के जो सहयोगी दल है बिहार में, वो भी यहाँ बीजेपी से हटकर जेडीयू और चिराग पासवान और मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में तकदीर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब तमाम जो बारीकियां हैं, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सब जानेंगे जेपी सिंह साहब से। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा पे। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है। और बड़ा तेजी से घटनाक्रम हो रहा है और हमको लगता है कि डिजिटल कैंपेन में भी सपा आगे जा रही है। रोज देख रहा हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग चल रहा है। देखिए, ये स्ट्रेटजी जो है वो सभी दलों ने बना रखी होगी कि चुनाव में जाएंगे तो कैसे जाएंगे। दूसरी बात, जब वर्चुअल में कर दिया है और कोई रैली नहीं होगी तो आखिर जो है फिर चुनाव प्रचार कैसे होगा। और वर्चुअल के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आपकी बात जनता तक पहुंचे। तो अब अखिलेश यादव ने इस बार मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी बनाई है, जैसा अभी तक देखने में आ रहा है कि सारी घोषणाएं वो एक साथ नहीं कर रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का विस्तृत घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसे हम बाद में अप्रोप्रिएट समय पर जारी करेंगे। अभी हम आपको जो तय होता जा रहा है वो बता रहे हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली उन्होंने पहले घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने एक दिन संकल्प किया, अन्न संकल्प और बिजली संकल्प, जिसमें उन्होंने किसानों को जो है वो बिजली मुफ्त में देने की बात की, जिसमें उन्होंने सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात की, ब्याज मुक्त लोन देने की बात की, बीमा और पेंशन देने की बात की। आज वो जो है वो गरीब महिलाओं को पेंशन की घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह जो एक एक मुद्दा उनका है वो एक एक मुद्दा सुर्खियां बन रहा है। वर्चुअल भी इसको आप समझ सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि एक साथ आप घोषणा करते घोषणा पत्र में तो आप एक दिन की बात हो जाती। अब ऐसे रोज आप कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र के आधार पर या उसके बैकग्राउंड पर, तो ये सुर्खियां तो बन रहा है ना सर। तो सुर्खियां वर्चुअली चुनाव प्रचार तो हुआ। जी जी। वो अखिलेश इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई है कि बीजेपी की ही स्टाइल में बीजेपी को जवाब दें। जी, जी। आप देखेंगे शुरू से ही उन्होंने शामिल भी एक साथ नहीं किया, उन्होंने टुकड़े टुकड़े में शामिल किया, किस्तों में शामिल। और बीएसपी से लोग शामिल हो रहे हैं उनके यहाँ। मतलब पिछले साल 1.5 साल से जो है बीएसपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलए, कांग्रेस के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ कभी नहीं शामिल कराया। उन्होंने उन्होंने उनको किस्तों में रखा या टुकड़ों में रखा, इसलिए कि जब जब शामिल होंगे तब तक सुर्खियां बनेंगी, न्यूज बनेगी। जी न्यूज बनेगी। और ये स्ट्रेटजी सर पूछिए तो जब उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो रोज शाम को 7 से 7:30 के बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। नतीजा होता अखबार के दफ्तरों में जो भी सुर्खियां दिन भर में बनती थी, शाम को 7:30 जब मुख्यमंत्री की नीतिगत बात सामने आ जाती थी तो वो नहीं सुर्खी बनी तो दूसरी सुर्खी बनी। अगर वो टॉप न्यूज नहीं बनी, पहली न्यूज नहीं बनी अखबार की लैंग्वेज में, तो दूसरी न्यूज बन जाती थी। तब वो जो है क्या कहते हैं, आपका टेलीविजन युग नहीं था। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि आप एक साथ अपनी बात कहने के बजाय रोज जो है एक एक महत्वपूर्ण घोषणा करें। ये भी एक प्रकार वर्चुअल वारफेयर का चुनाव में या आम दिनों में वर्चुअल वारफेयर का एक ये जो है वो है आपका क्या कहते हैं, अस्त्र है। सर नाम लिखाओ बिजली पाओ 300 यूनिट बिजली फ्री। तो लेकिन इधर तो अपर्णा यादव और चंद्रशेखर आजाद पहले अपना नाम कटवा के चले गए। क्या फर्क पड़ेगा इससे चुनाव में? इससे चुनाव में सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अपर्णा यादव शुरू से ही बीजेपी की तरह अपर्णा
की तरफ अपर्णा यादव का झुकाव है। वो योगी जी की प्रशंसा भी कर चुकी हैं और जी। संयोग से जाति न पूछो राजनीतिज्ञ की अगर माने या जाति न पूछो साधु की माने तो ऐसा तो चलता नहीं है। अब तो जाति से साधु भी पहचाने जा रहे हैं, जिनके बारे में था कि साधु हो गए तो घर परिवार से दूर हो गए, उनकी कोई जाति नहीं है। फिर भी आप माघ मेले, कुंभ मेले में जब संगम पर साधुओं का जमावड़ा होता है तो आप आगे अगर घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सदगृहस्थ साधु है, कौन जो है वो ठाकुर शरीर है, कौन ब्राह्मण शरीर है, कौन शूद्र शरीर है, कौन दलित शरीर है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। जिनके बारे में था कि जाति न पूछो, तो अब ये जो आपके अपर्णा जी हैं, जी। अपर्णा जी हैं और बिष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो लोग उनसे बिष्ट बिष्ट वाला नाता भी जोड़ रहे हैं। और फिर अपर्णा जी शुरू से बीजेपी के प्रति लीनियंसी रखती हैं। इसके अलावा बताते हैं कि अपर्णा जी का और डिम्पल यादव का, जो दोनों पहाड़ी हैं और दोनों पहाड़ी क्षत्रिय परिवार से आई हैं, बिष्ट भी क्षत्रिय हैं और रावत भी पहाड़ के क्षत्रिय हैं, तो उनके परिवार से आई तो रावत हैं। डिम्पल यादव जो है पहले रावत थी, अब यादव बन गई, और ये बिष्ट से जो है वो यादव बन गई। लेकिन उनके और उनके में भी एक ट्विस्ट है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की सौतेली बहू हैं। ये उनका लड़का दूसरी वाइफ से प्रतीक है, वो पहले से ही साधना गुप्ता का लड़का है, जो विवाह के साथ मुलायम सिंह को मिला, तो उसने भी अपना नाम यादव कर लिया, लेकिन वो प्रतीक गुप्ता है ओरिजिनली, और उसकी पत्नी है अपर्णा। तो और ये पूरे परिवार में आपका क्या कहते हैं, डिम्पल यादव या अखिलेश यादव अपनी सौतेली माँ को उस तरह पसंद नहीं करते। ये काफी भीतर से विग्रह है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले विवाह कर लिया था दूसरा। उस समय अखिलेश की माता जी जिंदा थी। तो एक ये भी विग्रह है। बाद में जब वो गुजर गई तब जो है इन्होंने उनको पत्नी की मान्यता दी। और ये प्रतीक के बारे में भी है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, आपके वो गुप्ता जी, जो साधना गुप्ता जी थी, उनके पहले पति से पुत्र हैं। ये सब भी विग्रह है परिवार में। और अपर्णा जी का शुरू से झुकाव उधर था। अपर्णा जी एक बहुत बड़े पत्रकार, टाइम्स ऑफ इंडिया के बिष्ट साहब की लड़की है और बहुत पढ़ी लिखी महिला है। अपर्णा जी जो है वो कम पढ़ी लिखी महिला नहीं है, और इंग्लैंड रिटर्न है, मैनेजमेंट में इन्होंने कोर्स कर रखा है। ये शास्त्रीय संगीत की गायिका है। ठुमरी में इनका जो है वो मतलब क्या कहते हैं, विशेष जो है मतलब इनकी पकड़ है। लेकिन उसको परसू नहीं किया। वो इनके परिवार में जब ब्याह किया उन्होंने, तो उसके बाद उनकी राजनीति में रुचि जग गई। और चूंकि अखिलेश भी हैं, डिम्पल जो है भाई अखिलेश की पत्नी है, दोनों दोनों बहुओं में जो है आपस में नहीं पड़ती, तो इसलिए अपर्णा जी गई हैं। तो ये एक सीट का मामला है लखनऊ का, और वहां से रीता भी अपने लड़के को लड़ाना चाहती हैं। पिछले चुनाव में रीता जोशी ने जो है इनको हरा दिया था, अपर्णा को, वहां से, क्योंकि वहां बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग गढ़वाल के, कुमायूं के बड़ी संख्या में रहते हैं लखनऊ के उस इलाके में। तो इसलिए जो है वो इस बार अपर्णा वहां लड़ना चाहती हैं, ये लड़ना चाहती हैं। साथ में राजनाथ सिंह का जो छोटा वाला लड़का है, नीरज सिंह संभवतः नाम है, वो भी उस सीट से लड़ना चाहता है। तो वहां बहुत दावेदार हैं। एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है उस क्षेत्र की। अब देखिए बीजेपी किसको वोट टिकट देती है, जिसको टिकट देगी बाकी लोग हो सकता है कि उसमें भीतरघात करें। बात है। दूसरी बात चंद्रशेखर की आपने पूछी, तो चंद्रशेखर जी का वो जनाधार नहीं है जो अभी तक मायावती, बहन मायावती का है, या मायावती ने जो साबित किया। और चंद्रशेखर जी अभी तक चुनावी राजनीति में कुछ साबित नहीं कर पाए। अति महत्वाकांक्षी हैं और राजनीति में जल्दीबाजी अच्छी नहीं होती। चंद्रशेखर जी के पास उनकी उम्र है राजनीति करने के लिए, उनको थोड़ा से राजनीति करनी चाहिए। वो एक ही दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं, जो कोई भी दल किसी को भी, इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने कंधे पर चढ़ा करके आगे नहीं बढ़ाएगा। वरना वो आदमी के बारे में कोई ये विश्वसनीयता अभी तक नहीं है कि वो जिस दल के कंधे पर चढ़ के चढ़ेंगे वो उस दल के साथ रहेंगे ही। हो सकता है उसको जो है वो सफलता मिलने के बाद धक्का मार के बाहर कर दें। और सपा का जहां तक ताल्लुक है, वो इस बात से भी बहुत आशंकित है कि चुनाव के बाद जिस तरह जो है दूसरे दलों के लोगों को भाजपा और भाजपा के थैली शाह खरीद ले रहे हैं। जैसे बिहारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे आपका मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, राजस्थान में भी ऐसा होते होते बचा।
तो ये उदाहरण होते हुए जो दल चुनाव में भी लड़ रहे हैं वो इस बात से भी बहुत जो है वो क्या कहते हैं आशंकित हैं और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं कि चुनाव के बाद लोग दल बदल करके जो है वो क्या कहते हैं जिस सरकार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया उसकी सरकार न बना दे। और चंद्रशेखर अभी तक राजनीति में अपनी विश्वसनीयता कायम रखने में विफल रहे हैं। अभी तक उनकी विश्वसनीयता कायम नहीं है। अभी तक वो भीड़ तंत्र के नेता हैं। उनके पास जो है कोई जो है वो पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहन जी की तरह कोई उनके पास अभी तक पूरा बैकग्राउंड नहीं है। तो चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा सीटें जैसे 33 सीटों का उन्होंने घोषणा किया है, या उन्होंने कहा कि 25 सीटें हम अखिलेश से मांग रहे थे, अखिलेश केवल 2 दे रहे थे। अखिलेश ने भी कहा कि भाई 2 सीट पर ये राजी थे, फिर टेलीफोन आया तो ये बिदक गए। अब ये सब तमाम बातें हैं सर। अब ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा कि चंद्रशेखर जी को का जनाधार कितना है। जी जी और जी। हार पर तय होगा कि ये जो है सही सीट मांग रहे थे या गलत सीट मांग रहे थे। वो कितना डैमेज करेंगे सपा को, इसके ऊपर भी तय होगा कि ये क्या कहते हैं सही सीट मांग रहे थे या नहीं सीट मांग रहे थे, या सपा ने इनके साथ समझौता ना करके गड़बड़ी की। क्यों? क्योंकि अभी तो इनको मायावती जी से ही जनाधार लेना है वापस, या अपने पाले। तो अभी दोनों लोगों का जनाधार में कितना गिरावट होगा, क्योंकि मायावती के भी जनाधार में दलित वर्ग की एक जाति का, जाटो या उनको और अदरवाइज जो भी कहते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, उनका उनमें उनका जनाधार अभी भी बहुत पक्का है और उसी के सर भी हैं। तो कितना उनसे वो जनाधार ले पाएंगे? बात जनाधार पर आपकी ब्लैकमेलिंग की होती है ना, या आपकी राजनीतिक सत्ता की होती है कि आपका जनाधार कितना है। जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर हमेशा से डार्क हॉर्स थे राजनीति के। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जब चुनाव लड़ना शुरू किया, उन्होंने तो जैसे बसपा ने शुरू किया था, वोट कटवा थी कि ऐसा वोट काटती थी कि कोई भी हार जाता था, कोई भी जीत जाता था वोट काटने से। बाद में वो मुलायम सिंह ने जब समझौता किया सपा से, बसपा से, उसके बाद बसपा राजनीति की मुख्य धारा में आई। उसके पहले राजनीति की मुख्य धारा में वोट कटवा थी केवल वो। बहन जी ने सामाजिक विस्तार किया और जातियों को जोड़ा, तो उससे सत्ता में भी आ गई, अकेले भी बहुमत पाके सत्ता में आ गई। अब ये बहस का मुद्दा है कि फिर उसका जनाधार क्यों घट गया। तो इसी तरह भारतीय समाज पार्टी जो आपकी इनकी है, क्या कहते हैं, आपके राजभर की पार्टी है, ये शुरू में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वोट कटवा की ही राजनीति करती थी, किसी का भी समीकरण बिगाड़ देती थी। पिछली बार जो है इसका जो है भाजपा के साथ इसका समझौता हुआ और भाजपा को 30-35 सीटों का फायदा हुआ राजभर के आने से। क्यों? क्योंकि राजभरों का वोट बहुत ज्यादा है, आस बता रहे हैं, और वोट कटुआ की स्थिति है उनकी, अकेले अपने दम पर, बिना किसी और के। तो इसलिए वो जिसके साथ, जैसे पिछली बार वो भाजपा के साथ चले गए तो 30-35 सीटों का फायदा हुआ। इस बार वो सपा के साथ हैं, तो इसमें पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 30-35 सीटों का वो बीजेपी को नुकसान करेंगे। इसके अलावा पिछले चुनाव में अंसारी ब्रदर्स शामिल हुए और उनको अखिलेश ने जो है उनका आदमी कह करके उनको जो है विरोध कर दिया कि हम किसी भी अपराधी तत्वों को जो है वो मतलब क्या कहते हैं टिकट नहीं देंगे और किसी को शामिल नहीं करेंगे। ये हमारे चाचा ने गलत किया, शिवपाल जी ने शामिल करके। एक ये भी मुद्दा बना था सपा का, जो आपस में विग्रह हुआ था। इस बार उनके भाई सितबुल हुसैन अंसारी जो हैं, जो एमएलए रहे हैं, पिछली बार हार गए थे, वो इस बार शामिल हो गए हैं, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के भाई। और उन लोगों को संभवतः जो है मुख्तार को वहां या तो निर्दलीय लड़े राजभर समर्थित, या राजभर की पार्टी से लड़े तो सपा समर्थित हो जाएंगे। उनके आने से भी जो है पूर्वांचल में 20-25 सीटों का फर्क सपा को पड़ेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, इनका कुशीनगर तो इनका क्षेत्र रहा है। कुशीनगर में भी जो है आपके मौर्य वोटों की संख्या काफी है, बाकी प्रयागराज तक मौर्य वोटों की संख्या काफी है। मध्य उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार वगैरह के इलाके में मौर्य वोटों की संख्या काफी है। जहां से इनकी लड़की संघमित्रा जीती हैं, वहां यादवों के साथ मौर्यों की भी सीट की भी संख्या काफी है, कुशवाहा की भी। आपके कानपुर में, कन्नौज में, इन सब जगहों पर भी कुशवाहा की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इनसे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब समीकरण सपा के पक्ष में जा रहे हैं सर। की आपस लड़ाई से ऊपर नहीं उठे हैं। केंद्र और योगी आपस में खींचतान अभी भी जारी है। और मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, आपने जितनी बार भी उत्तर प्रदेश से बात की होगी,
कि विपक्ष तो बाद में आएगा, पहले आपस में ही एक दूसरे को निपटाने की तैयारी। हम्म। जी। संघ संघ की भूमिका क्या कम हो गई है? आरएसएस और हिंदू महासभा ये सब। ये संघ की भूमिका जो है वो दोराहे पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो मोदी से डायरेक्ट टकराव भी नहीं लेना चाहते और वो भविष्य के हम्म। लिए भी तैयार करना चाहते हैं। अब ये कहा गया था कि हम्म। होसबोले साहब लखनऊ में ही रहेंगे। अभी पिछले 6 महीने से पता ही नहीं चल रहा है कि होसबोले साहब लखनऊ में है कि नहीं है। दूसरी बात, हम्म। कहते हैं कि हाई कमान ने ये तय किया भाजपा। मैं ये मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि संगठन मंत्री के रूप में उसमें संघ का आदमी हमेशा जो है हाई कमान की बैठक में बैठता है, टिकट की बैठक में बैठता है, प्रत्याशी तय करने की बैठक में बैठता है और सूची को अनुमोदित होने की बैठक में बैठता है। वो एक संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के बीएल संतोष हैं, संघ के आदमी। वो लगातार जो है इनकी सारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो संघ का जो कार्य प्रणाली है वो ये नहीं है कि भागवत वहां से कुछ कहें। भागवत की बात संतोष कहते हैं मीटिंग में, बीएल संतोष। भागवत की बात होसबोले साहब मीटिंग में कहते हैं। तो अभी तो बीएल संतोष ही मीटिंग में बैठ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, वो भी संघ के आदमी हैं। वो भी अगर बैठक में उत्तर प्रदेश की बैठते हैं तो वो बोलते हैं और संतोष बोलते हैं। तो ये संघ ही की बात तो बोलते हैं। तब वो जो जी। निर्णय होता है, भले राजनीति में सीधे सीधे कहा जाए कि साहब अमित शाह और नड्डा थे, लेकिन वहां जो संतोष और उत्तर प्रदेश में बंसल, ये दोनों मिलके जो बोलते हैं वो संघ की बात मानी कहा जाता है। वो संघ का विचार कहा जाता है, जिसकी अवहेलना करने की हैसियत भाजपा में किसी की भी नहीं। सर, एक इसी जो क्या बोलते हैं शब्द शब्द है तिलिस्मी दुनिया। एक तिलिस्मी अपराजय सर्वशक्तिमान जो 14 13 14 से चल रहा था, वो क्या धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है क्या? तिलिस्म टूट रहा है? देखिए, जब आप निर्णय जो भी लेते हैं वो निर्णय लोकप्रियता के बजाय आपकी बदनामी का सबब बन जाता है, जो आपकी असफलता का सबब बन जाता है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी जो छवि बनाई गई है उसी को तो डेंट करता है। हम्म। जो 2014 से इनकी छवि बनाई गई थी, उस छवि में नोटबंदी से लेके अभी तक इन्होंने जितने भी स्टेप लिए हैं, सभी में जो है इनको असफलता मिली है, सभी में ये सरकार मुंह के बल गिरी है। तो ये डेंट नहीं करेगा तो पॉजिटिव कहां से होगा, ये बताइए। हम्म। नोटबंदी करके रातों रात चमत्कार कर रहे थे, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। आप दिल्ली में हम्म। रहते हैं, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। संघ के आर्थिक सलाहकार एस गुरुमूर्ति हैं, एस गुरुमूर्ति। और ये इनको संघ ने आपके आरबीआई का डायरेक्टर भी बनवा रखा है, सलाहकार भी बनवा रखा है इस गुरुमूर्ति को। इस गुरुमूर्ति आज की भी डेट में नोटबंदी के सबसे बड़े पैरवीकार हैं। ये जो मोदी जी रातों रात आर्थिक नीतियों की घोषणा करते हैं और निर्मला सीतारमण के माध्यम से जो है उसको कहवाते हैं, वो न निर्मला सीतारमण कहती हैं, न वो कोई आर्थिक विशेषज्ञ हैं, न इसके पहले जेटली साहब थे वो कहते थे। वो सब गुरुमूर्ति जी की आर्थिक नीतियां या संघ की नीतियां, ये मोदी सरकार नहीं फेल हुई है, ये संघ आर्थिक नीतियों में फेल हुआ है। ये जो आर्थिक हम्म। दुरावस्था जो चरम पर आप पहुंचे हैं ना, ये संघ की नीतियों के कारण पहुंचे हैं। अब मोदी जी तो निमित्त मात्र हैं, मोदी जी नहीं राजनाथ होते तो भी उनको यही करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मोदी हो, राजनाथ हो, गडकरी हो, इनको संघ को बाईपास करने की हैसियत अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी मॉडरेट लीडर कहे जाते थे और वो संघ की बहुत सी बातों को बाईपास भी कर देते थे। अब अयोध्या का ही आंदोलन था, उसमें सबसे आगे जो है आपके कमंडल की राजनीति में जो है वो आडवाणी जी थे। वाजपेयी जी किसी मंच पर आपको दिखाई नहीं पड़े होंगे। हम्म। वाजपेयी वाली बात। अच्छा, और उस समय आपको अगर याद हो तो गोविंदाचार्य भी जो है संघ के विचारक हैं। गोविंदाचार्य ने अटल को मुखौटा कहा था, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इतनी नाराजगी व्यक्त की कि गोविंदाचार्य को राजनीतिक वनवास में भेज दिया। भेजने पर आरएसएस मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया गया तो हमको चुन लो या गोविंदाचार्य को चुन लो। तो आरएसएस उनको माइनस करने की हैसियत में नहीं था, क्या कहते हैं वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी खुद 2004 के चुनाव में ये ना घोषित कर दे कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरी उम्र हो रही है, तो भी आरएसएस उनको डंप कर देता 2004 में। 2004 तक
जो है वो जो के बाद जो है वो वाजपेयी को ढोने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काफी वैचारिक मतभेद था आरएसएस और वाजपेयी में। और गोविंदाचार्य जो राजनीतिक बियाबान में फेंके गए, तो आज तक राजनीतिक बियाबान में गोविंदाचार्य चल रहे हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि गोविंदाचार्य सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं या कोई स्टेप ले रहे हैं, तो वो गोविंदाचार्य नहीं लेते, वो तो आरएसएस के विचारक हैं। आरएसएस और उनका सब भीतर से तालमेल है, तो जो आरएसएस कहती है उसको मुखौटे के रूप में वो जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने तो आपको पहले ही बताया कि हजारों मुंह हैं आरएसएस के, एक कहता है ये होगा, एक कहता नहीं होगा, एक कहता वो होगा, दूसरा कहता नहीं होगा, तीसरा कहता है ये होगा, और अंत में जो है जो एजेंडा ओरिजिनल है वो आ जाता है, मतलब समय होने पर। तो आरएसएस सर। को नहीं हुआ है। अब ये जनता जो है वो जो उनकी आर्थिक नीतियों को रिजेक्ट कर रही, तो इसमें आरएसएस क्या करे? अब आरएसएस या तो दोबारा विचार करे अपनी नीतियों पर, क्या करेगा ये तो भविष्य में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आरएसएस तो धूर्तपंथी पूंजीवादी पार्टी है, क्योंकि उसके मूल में तो चित्त पावन है, और चित्त पावन को जमीन कहाँ है ये हम आपको बता चुके हैं। तो वहां जी क्या जी बात है, वहां पर भी तो पूंजीवादी है ना। जी सर, एक बात इस इलेक्शन में और देखने को मिल रही है। जैसे कहते थे कि सपा जो है 18-20 टिकट घर में ही बांट देती। आपने अभी अपर्णा यादव लिस्ट का थोड़ा इतिहास बताया, तो क्या इस बार ऐसा है कुछ कि अखिलेश बहुत सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, परिवार में टिकट बांटने का जो मतलब है ना, वो परिवार में जब आप अब मैं आपसे क्या बताऊं, जो ब्राह्मण करते हैं ना उसी का बाकी लोग अनुसरण करते हैं। जी। जब राजनीति में पटेल साहब की भी लड़की थी, लेकिन वो अपनी लड़की को नहीं लाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सक्रिय जो है वो क्या कहते हैं रूप से इंदिरा गांधी को राजनीति में जो है प्रवेश कराया। बीपी सिंह जैसे नेता से जब लोगों ने पूछा कि साहब राजनीति में जो वंशवाद क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में जो वंशवाद है, ये वंशवाद आप इसको क्यों कहते हैं? वंशवाद में जब वो जनता के बीच में जाता है तो उसको जनता रिजेक्ट भी करती है, जनता एक्सेप्ट भी करती है। तो जनता ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? अब राजनाथ सिंह के दो दो लड़के, एक लड़का ऑलरेडी एमएलए है, दूसरा लड़का राजनीति में आ रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? अखिलेश हम्म यादव के परिवार में अगर पहले 5 लोग आए, फिर 7 लोग आए, फिर 18 लोग आए, तो इसको आप क्या कहेंगे? बहन जी ने अपने भतीजे को जो है क्या कहते हैं राजनीति में जो है आनंद को जो है वो एकदम बिल्कुल आगे कर दिया है। इसको आप क्या कहेंगे? कौन है जो इससे राजनीति से छूटा? अब जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन लाइन लगी हम्म। हुई है, आप समझ लीजिए। आप सभी राजनीतिक दलों में लालू प्रसाद यादव का परिवार देख लीजिए, लाइन लगी हुई है। आप बिहार में और नेताओं का परिवार देख लीजिए, पिता लड़ा, फिर पुत्र लड़ा, फिर पुत्र का जो है मतलब पुत्र लड़ा। ये कई कई पीढ़ी से कई कई नेताओं के खानदान में चल रहा है। लेकिन जनता ने हम्म एक्सेप्ट किया या नहीं किया? अब आप यही मान लीजिए कि रीता बहुगुणा है या विजय बहुगुणा है, तो आपके हेमवती नंदन बहुगुणा के ही पुत्र है ना। और फिर विजय हम्म बहुगुणा का साकेत बहुगुणा तीसरी पीढ़ी है, उसको भी बीजेपी ने टिकट दिया कि नहीं दिया? हम्म। तो सवाल इस बात का है कि ये तो मतलब वंशवाद तो जो है, या वंशवाद कहें तो वंशवाद में कोई मनोनयन नहीं है ना, जनता के बीच में जा रहे, जनता रिजेक्ट भी कर सकती है। जाहिर जाहिर है। लेकिन बिंदु यहां नहीं लेटा है, बिंदु सिस्टम की बेईमानी पर लेटा हुआ है। सिस्टम की बेईमानी यह है कि उन्होंने चुनाव को इतना महंगा कर दिया कि जिसके पास रकम और माल होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। और ये जो खानदानी पॉलिटिशियन है, इनके पास खानदानी माल है ज्यादातर के पास। तो खानदानी माल है तो माल में तो नंबर 1 हो गए। दूसरी बात, हम्म उनको जो है अपने पिता और उनका जो ऑरा है राजनीति का, उसकी वजह से उनको समर्थक भी मिल गए। हम्म बाकी एक आम आदमी के लिए समर्थक जुटाना, अगर उसके पास पैसा भी हो तो समर्थक जुटाना, और वो भी समर्थक जो उसके प्रति बिल्कुल लॉयल हो, ये सब कितना कठिन काम है। अब जैसे हम्म। आपको एक उदाहरण बस न्यायपालिका की बता दे रहे हैं। हम्म। न्यायपालिका में तीसरी तीसरी पीढ़ी के लोग जज चल रहे हैं, तो अब उस पीढ़ी के हाँ। जज, न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा सूत्र है कि वही वकील जो है जज बन सकता है जिसका इनकम टैक्स में एक निर्धारित आय से कम आय ना हो, हम्म। इनकम टैक्स पे ही हो। तो अब आप हम्म बताइए, जो कामनर वकील है वो इनकम टैक्स अगर पे ही नहीं है, तो चाहे जितना योग्य हो वकील नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता। और जज हम्म। साहब के लड़के जो है कैसे जज बन जाते हैं? इसलिए कि जज साहब चैम्बर प्रैक्टिस करते हैं,
नाम लड़के का होता है, तो जो लड़के का नाम होता है तो फीस लड़के के नाम से जो है दर्ज होती है। फीस दर्ज होती है तो वो जो है कमाते हैं जो है जज साहब चैम्बर प्रैक्टिस करके, और नाम लड़के का होता है तो इनकम टैक्स पे ही हो जाता है लड़का। तो एक 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 तो उसका जो है स्टेगमा हट गया इनकम इनकम टैक्स पे ही होने का। बहुत से कामनर तो इसीलिए छट जाते हैं कि इनकम टैक्स पे ही नहीं है। इसी तरह राजनीति में है कि आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप चाहे जितने काबिल हो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप। हम्म, और फिर क्यों आपको टिकट मिलेगा? अब तो ये है कि एक बार तो बीच में 3-4 चुनाव पहले, 5 चुनाव पहले जब बीजेपी की स्थिति नहीं थी, तो ये हो गया था कि 5 लाख रुपए का जो है आप जो है ड्राफ्ट या बैंक खाता ला के दिखाइए तब आपको टिकट मिलेगा कि आपके पास 5 लाख रुपया है ताकि आप चुनाव लड़ सकें। हम्म, तो 5 लाख रुपया जिसके पास दिखाया उसने उसी को टिकट मिला, दूसरे को तो टिकट मिला नहीं। कि आपको टिकट मिल जाए और आप जो है जो पार्टी से भी पैसा मिले उसको भी लेके बैठ जाएं बजाय चुनाव प्रचार करने के। तो बड़ा सा पेच है, इसमें सिस्टम की गड़बड़ी है, वरना वंशवाद वगैरह कुछ नहीं। तो गड़बड़ी वंशवाद ज्यादा न्याय, राजनीति से ज्यादा न्यायपालिका में है वंशवाद, नहीं? सभी में है। कहाँ सभी नहीं में है? है। कहाँ नहीं है आप हाँ, बताइए। वो राजनीति से लेकर व्यवसाय। धीरू भाई अंबानी ने शून्य से जो है वो क्या कहते हैं शिखर तक पहुंचे थे और वो रिलायंस बनाया था। फिर रिलायंस 2 भाग में विभाजित हो गया। अब मुकेश अंबानी अपने 3 बच्चों में रिलायंस को विभाजित कर रहे हैं, तो तीसरी पीढ़ी आ गई कि नहीं आ गई? हम्म, और दूसरी पीढ़ी अनिल अंबानी है, उनके भी लड़के व्यापार में हैं, विदेशों में उनकी कंपनियां हैं। तो अब वो लड़के उन कंपनियों को चला रहे हैं, तो पीढ़ी आ गई कि नहीं पीढ़ी आ गई? घनश्याम दास बिरला की तीसरी चौथी पीढ़ी जो है आपके संभवतः ये हैं कुमार मंगलम बिरला, आखिर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो क्या करेंगे इसको? अब उसी में कोई डूब भी रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे सर? जी 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 जी। शुक्रिया जी सर, आपने बहुत बढ़िया बात सब समझाया। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हैं, बेबाक, निडर, निर्भीक, सब अपनी बात रखते हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ और विशेष इशू पर। शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार।